सुधीर सर, फिर से दोगलापन, फिर से वन साइडेड बातें। राजनीति एक ही चीज के लिए की जाती है और वो है कुर्सी। ये पूरा किस्सा कुर्सी का है और इस कुर्सी के नीचे सिद्धांत भी दब जाते हैं और विचारधारा को भी कुचल दिया जाता है। और विचारधारा और सिद्धांत कैसे कुचले जाते हैं उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो गठबंधन हुआ वो विचारधारा को कुचल कर हुआ था। आप सोचिए, कांग्रेस हमेशा शिवसेना को सांप्रदायिक पार्टी कहती थी। शिवसेना के जो लोग थे, बाला साहब ठाकरे, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन बाद में दोनों पार्टियां एक हो गईं। किस लिए? क्योंकि इन्हें सरकार बनानी थी, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए विचारधारा को त्याग दिया। जब एनसीपी टूट करके अजीत पवार बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, उसको लेकर के आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 2 मिनट 39 सेकंड के वीडियो में एक भी शब्द आपने बोला। सर, मैं एक दोगलापन को फिर से एक्सपोज करता हूं। और दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करना, और शायद आपको एक बात समझ में नहीं आई होगी कि जिस अजीत पवार के बारे में पिछले 2.5 दशक से 20-25 सालों से भाजपा ने एक नैरेटिव बनाया, एक धारणा बना रही थी कि भाई साहब भ्रष्टाचार का कोई प्रतीक है तो ये अजीत पवार है। उसी अजीत पवार को आपने अपनी पार्टी के साथ जोड़ लिया, सरकार में उप मुख्यमंत्री बना करके उससे आपने फिर क्या मैसेज दिया, ये मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि महाराष्ट्र में दल बदल के पीछे आखिर कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए सारी दोनों बातों की मैं जिक्र बात करूंगा। देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस विश्लेषण को पूरा देखिए। देखिए, दोगलेपन से शुरुआत करता हूँ। पहले दोगलापन तो ये है भाई साहब कि भाजपा अजीत पवार के भ्रष्ट होने की धारणा पिछले 2.5 दशक से बना रही है। जब पहली बार 1999 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार जब बनी थी ना, तब से भ्रष्ट व्यक्ति कहा जा रहा था, ठहराया जा रहा था। किसी और पार्टी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप कभी नहीं लगाए। सिर्फ भाजपा ही पहली पार्टी थी जो इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों भोपाल में जब कहा कि एनसीपी ने ना 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, वो असल में ना अजीत पवार की तरफ इशारा था, उनकी वो बात कर रहे थे। अजीत पवार के ऊपर ना 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात है, सिंचाई घोटाला उसका आरोप लगा था। और 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनती है, राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ना मुकदमा दर्ज किया था। 2019 का घटनाक्रम आपको पता है, 24 घंटे के डेप्यूटी सीएम बन जाते हैं। वही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने क्या किया, सिंचाई घोटाले में ना क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी, वो जो कुछ दिनों के लिए सीएम बने थे। हालांकि अदालत ने बोला कि ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ये केस अभी क्लोज नहीं होगा। ये तो बात चल रही थी, लेकिन किस तरह से चीज़ वो किया गया था। दूसरी बात, एक ऐसा नेता और एक ऐसी पार्टी को आपने साथ लिया है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके बारे में उसने खुद भ्रष्टाचार की धारणा बनवाई है। प्रधानमंत्री ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी कहते रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने पटना में जुटी सभी विपक्षी पार्टियों के ऊपर जब बोला कि सामूहिक रूप से 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही की बात बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला उनके हिसाब से एनसीपी का बनता है। सवाल यह बनता है कि इस घोटाले का एक प्राथमिक आरोपी जब भाजपा के साथ है, तो एक बड़ा नैतिक सवाल यह बन जाता है कि भाजपा अब कैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगी। प्रधानमंत्री कैसे एक गारंटी देंगे कि वे हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं मैं फिर भी गारंटी आपको देता हूं, तो इस बात की फिर क्या गारंटी होगी कि लोग उस पर यकीन करेंगे? सवाल है ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप यकीन करेंगे? दूसरा दोगलापन, आइडियोलॉजिकल की बात पता है, आइडियोलॉजिकल क्लैश, यही जो सुधीर चौधरी जी ने कहा। लोगों का आइडियोलॉजी का भाजपा के नेता क्या कहते थे? शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर ही तो आरोप लगाते थे कि वे हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी थी, जिसने कांग्रेस और एनसीपी से तालमेल करके अपने को वैचारिक रूप से भ्रष्ट बना दिया है। ये कहते थे, नहीं कहते थे, इनके तमाम प्रवक्ता कहते थे, टेलीविजन पे कहते थे, संबित पात्रा से लेकर सुशांत जी तक। इसी आधार पर शिवसेना भी टूटी थी। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से यह भी कहा गया था कि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पार्टी तोड़ दी। ये शब्द तो याद होंगे आपको। फिर से सवाल बनता है कि शिंदे गुट और भाजपा कैसे एनसीपी के साथ सहज महसूस करेंगे? क्या शिंदे गुट अब भी लौट के जाएगा कि हमारे द्वार शिवसेना के अंदर? जिस पार्टी के साथ विचारधारा का टकराव रहा है, उसके साथ सरकार चलाना और फिर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ना क्या वाकई बहुत आसान होगा? सवाल है ये। शिवसेना के मामले में भाजपा ने ना, एक नेता हैं, वो खुद ही इस बात को महसूस कर रहे हैं कि शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है।
बल्कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं, तभी राजनीतिक रूप से शिंदे भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। अब भाजपा को क्या करना था कि अब हमें कुछ ऐसा देखना है कि एक ऐसा व्यक्ति पकड़ना है जो हमें वोट दिला भी सके। एनसीपी के मामले में ये बात कही जा रही है कि शरद पवार के रहते अजीत पवार पार्टी को वोट कभी भी अपने साथ नहीं ला सकते हैं, और अगर वो भाजपा के साथ चले भी जाते हैं, टिके भी रहते हैं, तो वो वोट को भाजपा को ट्रांसफ़र नहीं करा सकते थे। तभी भाजपा के लिए सौदा घाटे का व्यक्तिगत तौर पे लगता है मुझे, और ये खतरा भी है। पहले की तरह इस बार भी सारा खेल शरद पवार ने रचा हो तो घटनाएं ऐसी होंगी जिनसे अगले साल के चुनाव तक भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज होकर के बैकफुट पर रहेगी। अगर ये खेल शरद पवार का नहीं है तो अजीत पवार के साथ साथ शरद पवार और उनकी पार्टी भी पाक दामन हो गए हैं। वह शहीद की तरह मराठा लोगों के बीच जाएंगे और उनकी सहानुभूति मांगेंगे और उसको वोट में तब्दील करेंगे और वोट मांगे जाएंगे। तो ये तो लबोलबा फायदा नुकसान की बात हो गई। अब यहाँ से ना एक सवाल एक और उत्पन्न होता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लेने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या उसको ये दिखता नहीं कि विपक्ष में ढूंढ करके भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को जेल भेजने के बजाय भाजपा सरकार में शामिल कर मंत्री या फिर केंद्र मंत्री बना रही है। तीन पार्टियों के भ्रष्ट और सत्ता लोलुप नेताओं एकजुट करने का नतीजा क्या निकलेगा, या दशकों से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को टिकट ना दे करके दागी नेताओं को ढोने की मजबूरी पार्टी में बगावत खड़ी कर सकती है। इस सबसे बाखबर होने के बावजूद मोदी साहब ये जोखिम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको समझा देता हूँ। क्रोनी कैपिटलिज्म, जी वह है भारत का क्रोनी कैपिटल, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को आज के दिन अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से जकड़ लिया है। ऐसा नहीं कि 4-5 साल पहले की कहानी है। 2014 से पहले इन लोगों की हैसियत काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही थी, लेकिन पिछले 9 सालों में उसकी धमक इतनी तेज हो चली है कि इसे दुनिया भी महसूस कर रही है। आप इस बात को माने या ना माने, आज पूरा कॉरपोरेट है जो असल में इस देश को चला रहा है। वही नोटबंदी, जीएसटी, कोविड-19 की महामारी और अब भारी इन्फ्लेशन को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है यही कॉरपोरेटर। भले ही देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आप बोलें कि हमें अच्छा रोड मिल गया है, अच्छा राजमार्ग मिल गया है, पूरा फुल फ्लैजेड आपका एसी कंपार्टमेंट आपके रेल मार्ग मिल गए हैं, हज़ारों की संख्या में हवाई जहाज़ और 5G टेक्नोलॉजी, शहरों का रंग रोगन देखने सुनने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात, अच्छा काम कर रहे हैं, इसका विस्तार हो रहा है, इस पर क्या दिक्कत है। लेकिन असल बात तो ये है ना, इन्हीं चंद लोगों के लिए विदेशी निवेश टाइप को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है, और चंद बड़े जो घराने हैं ना, उनको अपना हिस्सा मिलता रहता है, मुनाफा उनको मिलता रहता है। और टीवी और चैनल्स पे हिंदुत्व की राजनीति ने बेरोजगारी से लेकर के महंगाई के मुद्दों को हवा करती रहती है। हिंदुत्व मुद्दा जो है वो बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक इन सब मुद्दों को हवा करता रहता है हिंदुत्व। और जब ये मुद्दे चलते हैं तो इन ब्यूरोक्रेट को और ये सब कॉर्पोरेटर को इजाज़त देते कि आप लूटते जाओ, वहाँ तक बात पहुँचती नहीं, आप खतरे में आ जाएंगे, ये बता करके इस चीज़ को डेविएट किया जाता है। और आप और आपको पता है कि जो महाराष्ट्र है वो फाइनेंशियल कैपिटल है। हमने देखा है कि कई सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कुछ महाराष्ट्र के लिए थे वो गुजरात चले जाते हैं, वहाँ की फर्म ले लेती है। तो सारा खेल घुमा फिरा करके चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का है और कुछ भी नहीं। दोनों चीज़ हमने समझ ली, फ़ायदा नुकसान एनसीपी का आने का, दूसरा कि असली वजह क्या है, किसकी वजह से ये सारे उथल पुथल होती है महाराष्ट्र के अंदर, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। असली खेल तो ये चल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।